इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, नीट का री एग्ज़ाम होना है, आप लोगों की लगातार बैठ के चल रही है। जाहिर तौर पे पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद दबाव थोड़ा ज़्यादा होगा, तो रणनीति किस प्रकार की बनाई जा रही है? न दबाव न रणनीति, तो दायित्व की विषय है। जो हुआ पिछले बार नीट में वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ। जिन पे हम लोगों का भरोसा था, जिन शिक्षकों ने उस क्वेश्चन को बनाते थे, जो अनुवादक उसके लगे थे, ट्रांसलेटर लगे थे, उसी सेगमेंट में कॉम्प्रोमाइज हुई, जिसकी तह तक अब सीबीआई जा रही है। जो भी उसमें गुनहगार है उनको सबको राउंड अप किया जा रहा है। जो भी ताकतवर व्यक्ति हो, जो भी हो, उसको कानून की दायरे में उनको लाया जाएगा। वो कैसे दोबारा ना हो। जब 24 की कुछ अनुभव आई थी, उसके बाद राधाकृष्ण कमेटी की गठन हुई थी, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। 25 और 26 दोनों एग्जामिनेशन में राधाकृष्ण कमेटी की सुझाव की लगभग जो शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन था 70% इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। उसमें ये एनविजन नहीं करवाया गया था कि क्वेश्चन इनसाइड एनटीए कुछ गड़बड़ी हो सकता है। एनटीए की भी कुछ सुधार की उन्होंने बात किया था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शायद वो हम कर पाते तो ये दिक्कत भी शायद ना आता, लेकिन घटना हुई है, उसकी हम उसको स्वीकार करते, उसकी जिम्मेवारी भी लेते हैं। इसलिए इस बार ये पुनः ना हो, उसके लिए पूरा उसकी संपूर्ण प्लानिंग किया गया है। क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके, प्रिंटिंग से लेके, फिर आगे वो राज्यों के जाना, राज्य के अंदर जिस शहर में बैंक में रहेगा वहां तक जाना, और एग्जामिनेशन के दिन एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना। उसकी सिक्योरिटी कमांड सिस्टम, उसकी कमांड ऑर्डर, उसके लिए सुपरवाइजर, उसके लिए अथॉरिटी, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, ये सारे की एक एसओपी हम लोग नया बना रहे हैं। इसको सभी को भारत सरकार के अनेक विभाग तथा जिस राज्य में परीक्षा होगा, जिस केंद्र में परीक्षा होगा, वहां तक की अधिकारियों को इसमें से कुछ ना कुछ दायित्व के साथ जुड़ना। पिछले दिनों में भी, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, 24 के पहले सारा सेंटर सरकारी नहीं होते थे। राधाकृष्ण कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि सेंटर सरकारी हो। 2026 की नीट में कोशिश किया कि 92%, 95% ये सरकारी भवन में हो। इस बार हमने निर्णय किया सारे के सारा सरकारी भवन में हो, 100% सरकारी भवन में हो। इसका हमने इस बार निर्णय किया है। इसके लिए राज्य सरकारों की मदद लेना, जिला प्रशासन की मदद लेना, नीचे सरकारी स्कूल कॉलेज की प्राध्यापक प्राध्यापिकाओं की उत्तरदायित्व से जोड़ के इन्वॉल्वमेंट करना, ये एक नई रचना हम लोगों ने शुरू किया है। मेरे को लगता है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में सभी लोग लग के इसकी एक बच्चों को आश्वस्त हम करना चाहेंगे। एक ठीक ठाक परीक्षा हम लोग करा लेंगे, सफल परीक्षा, निर्भुल परीक्षा हम 21 जून को करा पाएंगे। जी, दबाव की बात मैं इस संदर्भ में समझ रहा था कि जैसे 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हो, और आमतौर पे एनटीए को लगभग 6 महीने इस प्रकार के इतने बड़े स्केल पे अगर एग्जाम कराना हो तो टाइम लग जाता था। इस बार का समय बमुश्किल 38 दिन का लगभग रहेगा, तो वो एक समस्या आ रही है। एकदम जीरो से तो शुरू नहीं हो रहा है। केंद्र तय था, जो सरकारी नहीं था तो सरकारी बना लिया जाएगा। इस बार जो उसकी कमांड सिस्टम बनी थी, इस बार जो मैंने कहा राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट का हमने पूरा पालन किया। उसके लिए उनको जैसे इलेक्शन जैसे व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें एक लाइन था, इलेक्शन जैसे व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जिस दिन परीक्षा हुआ उस दिन एक कमांड सेंटर में बैठ कर देश की लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट में उस जिले की कलेक्टर और एसपी लोगों से बात किया। सबकी भागीदारी उसमें दिखने को मिला था। इसलिए सब लोग इन्वॉल्व थे, सभी स्तर पे इन्वॉल्व थे। उसी को एक बार दोबारा करना है, इसलिए नए सिरे से कुछ करना नहीं पड़ रहा है। जो चीज़ नए सिरे से थोड़ा डिफरेंट अप्रोच में करना है वो हम कर रहे हैं। अभी जैसे एक तस्वीर दिखी आप लोगों की मीटिंग की कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, कम्युनिकेशन मिनिस्टर और तमाम सारे अधिकारी मौजूद थे। क्या कुछ अगर कुछ प्लान शेयर कर पाए? इसकी जो क्वेश्चन की मूवमेंट होती है डिफरेंट स्टेज पे, इसकी दायित्व पहले से भी पोस्टल डिपार्टमेंट के पास था। पोस्टल डिपार्टमेंट इसलिए सिंधिया जी की नेतृत्व, सिंधिया जी के अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट उसमें था। इस बार एक सुझाव स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि इसको निर्भुल परीक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी चेन को इंटैक्ट रखने के लिए, और जिस आपने कहा समय कम है, समय कम है, उसको पहले से ना भेजें, उसको उस समय में सिक्योरिटी पॉइंट के लिए
हमें इस बार एयरफोर्स को यूज़ करना, इसीलिए कल हम रक्षा मंत्री जी को मिले थे, सिंधिया जी और हम दोनों मिले थे और उनको अनुरोध किए कि इसकी फेरी वाला काम, ट्रांसपोर्टेशन वाला काम एयरफोर्स कर सकता है क्या। उन्होंने स्वीकृति दिया है, उन्होंने अपने अधिकारियों को, उप मुख्य वायुसेना के थे उनको भी बुलाया गया था, उन्होंने कहा कि हमने पूरा उसकी रचना बनाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट और एयरफोर्स, ये तीनों मिलके ये परीक्षा प्रश्न पत्र ठीक से जाए, इसकी दायित्व हम लिए। ये तो इस बार एयरफोर्स का इस्तेमाल रहेगा क्वेश्चन पेपर, ये योजना बन, देखते क्या फिजिबिलिटी होता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन को भेजने के लिए एयरफोर्स की मदद लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को। माननीय प्रधानमंत्री जी सारे विषय पे प्रत्यक्ष उनको जानकारी रहती है, उनको पूछताछ वो करते हैं, वो इन्वॉल्व है, वो उनकी दृष्टि में सारी चीज़ है। इस मौजूदा मामले को अगर देखें तो अगर एनटीए के लोग ही अगर उसमें इन्वॉल्व हों तो जाहिर तौर पर स्थिति थोड़ी ज़्यादा जटिल हो जाती है कि इस प्रकार से ह्यूमन स्कैनिंग कैसे किया जाए। सिर्फ तकनीक का मामला नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम का मामला नहीं है, वो थोड़ा एक चिंताग्रस्त। ये ट्रस्ट की ब्रीच हुई है, उस जिम्मेवारी को हम लेते हैं, उसको हम किसी को उसमें से जो भी होगा इन्वॉल्व, एनटीए के बाहर हो, एनटीए के अंदर हो, जितना भी बड़ी ताकतवर व्यक्ति हो, उसको फिक्स करना ही पड़ेगा, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे एक चीज़ मैं वही समझना चाह रहा हूँ, जाहिर तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस बात को लेकर कहा भी जा रहा है कि वो भय में है कि फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी। तो उस लिहाज से कि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज इतना इन्वॉल्व है और एनटीए के लोग ही अगर ये करने लगें तो वो स्कैनिंग करना तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, ये दुर्घटना सब दिन नहीं होता है, सावधानीता उसके लिए बरतना पड़ेगा, सावधानीता बरता जा रहा है। राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लेकर बहुत सारे अपोजिशन के नेता ये कह रहे थे कि नहीं, वो उनमें अधिकांश सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। 2024 में जब ऐसा हुआ, अब ऐसा आप ये बता रहे हैं कि उनमें से अधिकांश सिफारिशें जो शॉर्ट टर्म सिफारिशें थी उसको तो लागू कर ही दी गई थी। तो उनमें थोड़ा विस्तार से अगर बताते कि कौन कौन सी ऐसी सिफारिश थी। सरकारी केंद्र में परीक्षा करना, जिसे कहा गया कि इसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के चुनाव, जैसे उन्होंने शब्द लिखा है, इलेक्शन लाइक अरेंजमेंट होनी चाहिए, उन्होंने किया है उसको, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ानी चाहिए, उसको किया है हम लोगों ने। ये सारे प्रक्रिया से अनेकों चीज़ हो सकता है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया। जैसे उन्होंने कहा था कि इसको ग्रेजुअली ब्लेंड मोड पे ले जाओ, और मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं कि इस परीक्षा धीरे धीरे इस प्रकार के नंबर की होती है, इस प्रकार के एस्पिरेशन की होती है, इसको जितना टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर पाओगे उतना अच्छा है। इसलिए सीबीटी, आज हम जेई सीबीटी में कर रहे हैं, यूजीसी नेट हम सीबीटी में कर रहे हैं, सीयूईटी जो पहले एक पैनल पेपर में होता था, धीरे धीरे वो ब्लेंड की ओर गया, धीरे धीरे ज़्यादातर कोर्सेस हो जाता है अभी सीबीटी में। ये सारे प्रक्रिया को हम लोगों को, इसकी जो एक मिड टर्म सुधार की था कि इसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ड्रिवन करना हम करेंगे, अगले साल से उसको टेक्नोलॉजी के आधार पर, सीबीटी के आधार पर करेंगे। क्योंकि 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जैसे इस बार ही थे, तो इतने बड़े स्केल पे सीबीटी से कराना वो भी एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। देखो, 15 लाख 17 लाख विद्यार्थी जेई में देते हैं, 6 दिन की परीक्षा होता है, ये 10 दिन की परीक्षा होगा। हमारे देश में धीरे धीरे सीबीटी टेस्ट करवाने के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। आखिर मेरे अनुमानिक नंबर है 5 करोड़ परीक्षार्थी एंट्रेंस के लिए या नौकरी के लिए हर एक साल बैठते हैं, तो उनके लिए धीरे धीरे पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता रहती है। उस दिशा में हमको अभी काम हमने शुरू किया, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एनटीए बहुत सारे एग्जाम कराता है, बहुत सक्सेसफुल भी कराता है। नीट वाले ऐसे मामले में ऐसे रहे जो कि एक झटका भी था। ऐसे में कुछ राय ये आना कि नहीं एनटीए की व्यवस्था ये अच्छी नहीं है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एनटीए एक कोर्ट की एक खराब परिस्थिति को, अव्यवस्था को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना एनटीए बनी है। एनटीए, आपने सही कहा, एनटीए सफलता के साथ उस परीक्षा, अनेकों परीक्षा को हर साल में 1-1 करोड़ लोगों का परीक्षा करवा रहा है। दुर्भाग्य से एक परीक्षा इस बार कॉम्प्रोमाइज हुई, उसको हमने स्वीकार किया, हमने उसमें कोई छुपाने की गुंजाइश भी नहीं है, स्वीकार करके हम लोगों ने। लेकिन एनटीए को और सुधारना, एनटीए को और पारदर्शी करना, एनटीए को और जवाबदेही करना, ये अभी आवश्यकता है। एनटीए के सिस्टम में भी कुछ बदलाव की कुछ प्लानिंग चल रही है कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए अलग अलग चीज नीट को लेकर? एनटीए के स्ट्रक्चर के बारे में राधाकृष्णन कमेटी ने विस्तार से कुछ एक वर्णन किया है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
एक सवाल जैसे बहुत सारे अपोजिशन वाले ये उठाते हैं कि अगर 24 में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी तो फिर दोबारा कैसे होगी, इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि हम 24 इस बार परीक्षा की जो मूल रिकमेंडेशन था, प्रश्न पत्र छपाई से लेके प्रश्न पत्र दोबारा लौट के आना एनटीए केंद्र तक एग्जामिनेशन के बाद, ये सारे में हमने 100% प्रोटोकॉल को यूज किया। हम विश्वासघात को तो विजुअलाइज नहीं किया था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को तो विजुअलाइज नहीं किया था, रक्षक भक्षक हो जाएगा ये तो कल्पना में नहीं था। ये गलती हुई है, इस एरर को समाधान पड़ेगा। और यही एक चीज़ जैसे सीबीएसई की अभी तक जो सीबीआई की जांच हो रही है इस नीट मामले में, उसमें आप देखें कि जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं कि स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट ले लेना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेना, पैसे का पेमेंट, ये वो ऐसा लगा। और अलग अलग राज्य, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुरुग्राम, नेक्सस बहुत बड़ा इस तरह के तंत्र को डैमेज कर। देवेंद्र जी, ये एक सामाजिक व्याधि है, वो हो चुकी है। इसमें समीक्षा करने लायक अनेकों विषय है। हमारे देश में चिकित्सक चाहिए, योग्य चिकित्सक, डॉक्टर्स चाहिए, उनकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए। ये पूरा परीक्षा प्रणाली के साथ उनके अनेक उसके साथ प्रशासनिक विषय भी जुड़ी है। इस सारे विषय को सरकार ध्यान दे रही है, उसको आने वाले दिनों में उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाएगा उसकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा समाज को, जो एक फोर्स रहती है जिनकी एक फाइनेंशियल पावर की दंभ पे ये परीक्षा माफियाओं को सहारा करके जो व्यवस्था को तोड़ने की एक सामाजिक व्याधि बन चुकी है, उसके खिलाफ एक जन जागृति की आवश्यकता है। सामाजिक व्याधि ये हो चुकी है, सोशल एविल हो चुका है ये, कि मेरे बच्चे की गुणवत्ता हो ना हो, मैं उसको जेने तेने प्रकार ने डॉक्टर पढ़ाऊंगा। ये जो उस व्यक्ति की, उस तथाकथित अभिभावक की एक ग्रीड है, ये व्यवस्था को तोड़ देता है। उसके पीछे परीक्षा माफिया रहते। सरकार इस बार परीक्षा माफियाओं को समाप्त करेगी। इसमें डॉक्टर्स, कोचिंग वाले, ये सब इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। अभी तक मैं उसको आज देखो, सीबीआई सारा विषय को जांच करे, एक प्रकार से निगरानी के अंदर है। मैं आश्वस्त करता हूं सीबीआई की रिपोर्ट आ जाए पूरा। इस बार चार्जशीट भी ठीक से होगा। पिछली बार 24 में ये लोग सब बेल पे छूट गए, बड़ा आलोचना भी हुई, क्योंकि इनकी सब ट्रायल नॉर्मल अप्रोच में हो गया। हमने अभी अनुरोध किया है व्यवस्था को कि इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक हो, डे टू डे हो। ये सब गुनहगारों, उन पापियों को एग्जाम्पलरी दंड मिलनी चाहिए, तब समाज में व्यवस्था को तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी किसी को। बिल्कुल, जैसे इलेक्शन के, बंगाल इलेक्शन के दरमियान हमने सुना था कि उल्टा लटका के सीधा करना जो बीजेपी का एक स्लोगन था। आपको लगता है कि सख्त कार्रवाई जरूरत है ऐसे मामलों में? सख्त कार्रवाई जरूरत है। ये सामाजिक व्याधि को कैसे मुक्ति उससे पाएंगे? जो विद्यार्थी की कैपेसिटी नहीं, वो भी डॉक्टर बनना चाहता है, किस आधार पर? पढ़ाई के आधार पर तो बन नहीं पाएगा। वो शॉर्टकट रूट ढूंढता है, वो शॉर्टकट रूट व्यवस्था तोड़ता है। एक दूसरा मामला आया सीबीएसई को लेके, उनके क्लास 12 के इवेल्युएशन को लेके। वो जो सिस्टम बनाया गया, जिस कंपनी को काम दिया गया, उसमें बहुत सारे ग्लिचेज आए। हालांकि पहली बार उस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है बड़े पैमाने पे। उस समस्या को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वहाँ 3 दिन के लिए ग्लिच हुई। ओपन स्क्रीनिंग मार्किंग, ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग, OSM, ये एक प्रोग्रेस सिद्धांत टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एक प्रोग्रेसिव व्यवस्था है। बच्चों की पिछले दिनों में आपत्ति क्या रही थी कि भाई मेरे को कम मार्क मिला, मेरे को ठीक से इवैल्यूएट किया नहीं गया। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए उसकी स्कैन्ड पेपर पे एक डिवीजन से, एक जोन से छोड़ के दूसरे जोन, ये भी जोन बायसनेस भी रहता था, दूसरे जोन को मेंबर को, जैसे फेसलेस ट्रांजैक्शन होती है इनकम टैक्स की, ऐसे उसको दूसरे जोन पे भेज के, डिजिटली उसको भेज के ऑन स्क्रीन मार्किंग करवाया गया। ये जैसे आज देश की अनेक अच्छी यूनिवर्सिटी, देश के अनेक इंस्टीट्यूशन और विश्व स्तर की स्टैंड मानक बन चुका है। ये सीबीएसई इस दिशा में पहल किया सुधार के लिए, स्टूडेंट्स फ्रेंडलीनेस के लिए। लेकिन इसमें 2 गड़बड़ी हुई। 2 गड़बड़ी क्या हुई? इसकी अब पुराने दिनों में भी, जो पिछले साल तक जो मैनुअल मार्किंग पे भी विद्यार्थी जब कहता था कि मैं इसको रीअसेस करना चाहूँगा, रीवैल्यूएट करना चाहूँगा,
तो वहाँ उसको डिजिटली उसको कॉपी दिया जाता था, उसकी कुछ मूल्य होती थी, फिर उसको कहता था कि मेरे को ये सब्जेक्ट में ये 4 प्रश्न को रिवैल्यूएट करना है, फिर उसमें एक मूल्य भरता था, उसको डिजिटली वो उसको आइडेंटिफाई करता था, उसको फिर रीचेकिंग करके उसको बताया जाता था तुम ज़्यादा नंबर रखे या कम नंबर रखे या जो था वही रहा, इसको बताया जाता था। ये डिजिटली पहले भी होता था। इस बार सिर्फ इन्विजिलेशन, इस बार सिर्फ वैल्यूएशन, मार्क की वैल्यूएशन, मूल्यांकन डिजिटली हुआ, थोड़ा नया। इसकी जब अच्छा कुछ इलाका में नंबर बढ़ा, कुछ इलाका में नंबर घटा, जो स्वाभाविक जिनकी थोड़ा मेहनत के हिसाब से नंबर नहीं आई, उनके मन में, उस विद्यार्थी के मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है। पिछले दिनों में भी लगभग 1.5-2 लाख बच्चे आते थे पूछने के लिए मेरे को रीवैल्यूएशन करना है, रीअसेस करना है। इस बार इसकी संख्या आ गई 4 लाख। ये 4 लाख संख्या जब आई, जिस प्रकार की सॉफ्टवेयर पोर्टल सीबीएसई के पास होनी चाहिए था, थोड़ा उसमें थोड़ा कमजोर हुई। इसके कारण थोड़ा वो सिस्टम क्रैश हुआ, ग्लिच हुई। उसके साथ जो पेमेंट बैंक जुड़ा था उसमें भी थोड़ा ग्लिच हुई। इसके कारण 3 दिन की 4 दिन के कमोशन हुई, ओह बहुत शुरू हो गई। ये अभी वो सेटरेट हो गया। लगभग अभी 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी, 11 लाख से ज़्यादा आंसर शीट ले चुके हैं। अभी हम 1-2 दिनों में, अभी वो टेक्नोलॉजी में अभी भी थोड़ा पता कर रहा था, इसकी दोबारा ये रोबस्टनेस बना रहे, ग्लिच ना हो, इसलिए हमने कुछ मूलभूत व्यवस्था लगाई है। हम आईआईटी की एक्सपर्ट्स को बुला के, सीबीएसई की जो एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उनके साथ बिठा के पोर्टल और रोबोस्टो माई गॉव की अधिकारियों को लगा के उसमें मीटिंग हम करवा रहे हैं। देश की जो अच्छे एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर बनाने सरकारी व्यवस्था है, हमने सार्टिन को इन्वॉल्व किया है। हमने जो सीबीआई की, आईबी की जो साइबर एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इस बार थोड़ा हैकिंग हुई, हमारी जब पेमेंट गेटवे काम किया उसको थोड़ा हैक करके, विदेशों से हैक हुई, हैक करके उसको तोड़ने की काम किया गया। सब ना हो, हमने एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म कर रहे हैं पोर्टल में। 4 पीएसयू बैंक को, पिछली बार 1 पीएसयू बैंक, एक बैंक था, इस बार हम 4 पीएसयू बैंक को काम पे, एसबीआई, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कि इनकी भी कल सफल प्रयोग हो गया, बच्चों के साथ एक ट्रायल रन हो गया है। पेमेंट गेटवे पक्का काम करेगा। अभी ये दोनों आईआईटी मिलके, उनके अथॉरिटी मिलके, एक्सपर्ट्स मिलके इसकी कैपेसिटी और सिक्योरिटी दोनों की टेस्ट कर रहे हैं कि फाइनल टेस्ट काल तक हो जाएगा। ये हो जाने के बाद उसको हम फिर एक बार रिवैल्यूएशन के लिए, जो 11 लाख पेपर गया है 4 लाख बच्चों के द्वारा, उसकी रिवैल्यूएशन के लिए हम लोगों ने कल पोर्टल या परसों पोर्टल खोल देंगे। फिर मेरे ख्याल से वो पोर्टल में एक बार जिस बच्चे को, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों ने क्लेम किया कि मेरे नंबर, मेरे खाता ये नहीं है, मेरे नंबर ये नहीं है, दोनों को मैन्युअली आउटरीच करके उसको समाधान दिया गया। अभी इस प्रकार की जो प्रश्न आएगा बच्चे सब ऑनलाइन बताएंगे, सारे का उत्तर दिया जाएगा। मैंने आश्वस्त किया था कोई भी बच्चे का ऑनलाइन हो या जो अप्लाई किया है, जो खाता लिया है, एक 11 लाख कॉपी जो लिया है, उनमें से किसी की मान लो फिर टेक्निकल ग्लिच में फंस गया, इस बार नहीं होगी, हो गया तो भी उसको मैन्युअली उसको आउटरीच करके कहेगा, हम आउटरीच करके उसको समाधान देंगे। सीबीएसई बहुत खुद को प्रस्तुत किया है सारे विद्यार्थियों को संवेदनशीलता के साथ उसकी जिज्ञासा को, क्वारी को उत्तर दे। इस बार थोड़ा हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा काम भी किया है। अभी जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में एक आलोचना और कुछ रिपोर्ट में देख रहा था कि उसमें यह आया कि जिस लेवल पर इसके पायलट प्रोजेक्ट्स को चलाया जाना चाहिए था वैसा नहीं चलाया गया, बहुत सीमित पैमाने पर कुछ स्कूल में करके कर दिया गया। क्या उस हड़बड़ी के चलते ये समस्या? नहीं, ये आप ओएसएम के बारे में करो, वो अलग विषय है। ये तो हमने जो कंप्लेंट पोर्टल की, जी नहीं, ये अलग बात है। वो देखो, उसको, उस कंपनी को सीबीएसई ने एक प्रक्रिया में चयन किया है, उस एक प्रक्रिया में चयन किया है, उसमें भी कुछ प्रश्न आया है इसका। इसको भी मैंने जो आईआईटी की एक कमेटी बनाई, एक्सपर्ट कमेटी, मैंने उनको भी मैंने अपेक्षा रखा है, आप उसको अभी तो तंदुरुस्त करो पोर्टल को, लेकिन उसमें से क्यों पोर्टल ग्लिच हुआ उसको भी, उसका भी तो किसी का अकाउंटेबिलिटी होगा, उसको भी ढूंढो। और ये जो कंपनी के बारे में जो 3 प्रश्न आ रहा है उसको भी देखो, और भी हम कोई लोगों को लगाएंगे कमेंट के, सारे जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स लोग हैं, ये कंपनी की वैल्यूएशन कैसा रहा इसको थोड़ा देख रहे हैं। फिलहाल अभी तो हमारी प्रायोरिटी उन बच्चों को, जो बच्चों ने रिवैल्यूएशन का अप्लाई किया, हमारा अनुमान है उस 4 लाख में से 2-1 लाख बच्चे आएंगे रिवैल्यूएशन एप्लीकेशन के लिए। उनको कैसे हम समाधान दें, ये मेरे प्रायोरिटी नंबर 1 है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो बहुत ज़्यादा हमलावर हैं। ओएसएम के सॉफ्टवेयर कंपनी को क्यों दिया गया, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने वीडियो भी डाले, उसमें ये सवाल खड़े किए गए कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत ऐसी कंपनी को दिया गया जो ऑलरेडी पहले 2019 में तेलंगाना में इस तरह के मामले में वो फंस चुकी है। तेलंगाना में अभी तो उन्हीं की सरकार है, अभी भी तेलंगाना में वो काम कर रहा है। कर्नाटक में उन्हीं की सरकार है, अभी भी वो कर्नाटक की सरकार के साथ काम कर रहा है। तो भारत सरकार के लिए कभी मत रखेंगे, कर्नाटक तेलंगाना के लिए कोई दूसरा व्यू पॉइंट उनका है। राहुल गांधी मूलतः बिना तथ्य की बोलने वाले एक नेता बन चुके हैं। हमारे दुर्भाग्य हमारे देश की एलओपी है। वो एलओपी अगर तथ्य विहीन, आधार विहीन बातों को रखेंगे तो हम क्या कर पाएंगे। इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। वो दोहरी मत की व्यक्ति है। उनके वहां काम करे तो सही कर रहा है, सही कंपनी है। सीबीएसई ने लिया तो गलत किया, दोहरापन है ना, डबल स्टैंडर्ड है विषयों के ऊपर। हाँ, लेकिन जैसे उस जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये कि 2019 में तेलंगाना में अगर इसी तरह के मामले में ये कंपनी ये तथ्य खराब हो गई, ये तथ्य देखो देवेंद्र जी, आप भी थोड़ा खुद अभी रिसर्च कर लो। आप तो देश की बड़े विद्वान पत्रकार हो, खुद रिसर्च कर लो। राहुल गांधी जी की आरोप पे कोई तथ्य नहीं है, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। तथ्य होने से फिर हम उसकी उत्तर देंगे। बेबुनियाद बातों को, अनर्गल बातों को, इस प्रकार की बातों को महत्व देनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी एक पैटर्न डेवलप की है, एक नाटकीय ढंग से, एक कहा जाता है ना, थूक के भाग जाना, स्पाइक और रन अवे, इनके पैटर्न बनी है। और दूसरा उनके मन में एक कुंठा आ चुकी है, इज रिलक्टेंट कुछ सच्चाई को स्वीकार करने में। भारत की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति को साथ नहीं देते हैं। भारत को नीचा दिखाने के लिए सब समय काम करते हैं। इसलिए इसमें एक सीरीज है। उनके कोई भी आरोप पे तथ्य, उन्होंने एसआईआर के ऊपर आरोप लगाया था, उन्होंने ईवीएम को गलत बताया था, उन्होंने डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाया था, उन्होंने भारत की सैन्य शक्ति की पराक्रम को मजाक उड़ाया था, भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान को तहस-नहस करने में उन्होंने प्रमाण मांगा। भारत की हितों के साथ, भारत की प्रगति के साथ उनकी आत्मा नहीं है। इसलिए उनकी आत्मा से इस प्रकार की बेबुनियादी तथ्य विहीन बातों का ही उनके वो काल्पनिक बात बताते हैं। कुछ छात्रों को बुलाकर मिले भी, और एक जो राजस्थान में जो ट्रेजेडी हुई उनके परिवार वालों से बुलाकर मिले, तो जाहिर तौर पे इस मौके का फायदा उठाकर नरेंद्र मोदी और आप पे लगातार अटैक कर रहे हैं। देखो, वो जो करना है करे, उनको वो संस्कार, उनको समझ है। हमारी देश की सभी नागरिकों के प्रति मेरे प्रधानमंत्री जी की पार्लियामेंट में अनेकों बार भाषण हुआ। हमारी नीति है सबके साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास, सबके लिए प्रयास करना। हम सब वाले लोग हैं, और जो आज पीड़ित लोग हैं, जो आज चिंता में जो स्टूडेंट है, वो हम उनके साथ हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, हम भाग भी नहीं सकते हैं। हमारा दायित्व है। हम सिंबोलिज्म पे विश्वास नहीं करते, हम समाधान में विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रीजनल लैंग्वेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कल जो आया ऑब्जर्वेशन, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, बाकी अभी सुनवाई इसमें चल रही है, उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि इसको लेकर भी बहुत अटैक किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में बात है, मैं उसमें कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा विषय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित लोग उसकी एफिडेविट दें। भारत सरकार भी उसमें पार्टी है, मैं भारत सरकार के दायित्व में, हम अपना मत को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्पिरिट को स्वीकार करेगी, और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आखिर में एक सवाल, इंडिया टीवी के मार्फत भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उन छात्रों से क्या कहना चाहेंगे जिनको नीट का एग्जाम देना है, दोबारा उनके मन में शंका कोई ना रहे, संदेह ना रहे, सिर्फ एग्जाम की तैयारी करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से उस सारे विद्यार्थियों का जिम्मेवारी लेना चाहता हूँ, जिम्मेवारी लिया हूँ। सरकार आपके लिए संवेदनशील है। हम एक निर्भुल, प्रॉब्लम फ्री, एरर फ्री एग्जामिनेशन हो, उसकी पूरा कोशिश कर रहे हैं, और हमारे दायित्व उसको हम डिलीवरी भी करके देंगे। सरकार आपके हितों के लिए संवेदनशील है, हम उत्तरदायी हैं। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभकामनाएं कि एग्जाम अगली बार जब हो रहा है, जब नीट का एग्जाम, तो बहुत बेहतर तरीके से हो और आप लोग एक रोबस्ट सिस्टम बना सकें। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।